नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे थिएटर कमांड के बारे में। थिएटर कमांड के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा। यदि आपने थिएटर कमांड के बारे में पहले नहीं सुना है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको इस विषय में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और मुझे उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद में थिएटर कमांड के बारे में जानने के लिए आपको अन्य किसी इन्फॉर्मेशन की अब तक तो ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसलिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। खैर दोस्तों, थिएटर कमांड के बारे में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, थिएटर कमांड है क्या? इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आर्मी के थोड़े से काम करने के तरीके के बारे में बताता हूँ। आर्मी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे सिविल ज़िंदगी में हम महसूस करते हैं, या उससे मिलते-जुलते तरीके के साथ काम करती है। यानी कि जैसे सिविल ज़िंदगी में एक आदमी किसी भी तरह के परिवर्तन के खिलाफ रिएक्ट करता है, नॉर्मली लोग परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं, वैसे सेना भी अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को पसंद नहीं करती है। उसका बहुत बड़ा कारण है, सेना का अपना ट्रेडिशन होता है, काम करने का तरीका होता है, एस्टेब्लिशमेंट से लगाव होता है, रेजिमेंटेशन होता है, और छोटा-सा भी बदलाव उन्हें लगता है वो अपने इतिहास से दूर जा रहे हैं, वो अपने आप से दूर जा रहे हैं, इसलिए वो किसी भी तरह के बदलाव को पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई और भी है, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम ही है। आप चाहो या आप ना चाहो, परिवर्तन तो होना ही होना है, क्योंकि समय बदलता रहता है, ज़रूरतें बदलती रहती हैं, लड़ाई के तौर तरीके बदलते रहते हैं। इसलिए आपके स्ट्रक्चर में, आपके लड़ने के तरीके में, आपके तौर तरीकों में, आपके सोचने के तरीके में और आपके जीनों के तरीके में परिवर्तन तो अवश्यंभावी ही है। और इसी के चलते 1999 में जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई को तो सही बोले, हमने जवानों के शौर्य से और जवानों की बलिदान के दम पर ही जीता था। उसके बाद तत्कालीन वाजपेयी सरकार के द्वारा डॉक्टर के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया, और सन 2001 तक उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, जिसे 2001 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। उस रिपोर्ट में मुख्य रूप से जोर दिया गया था सीडीएस के पद के निर्माण के ऊपर, और तीनों सेनाओं के जॉइंट कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के ऊपर, कि अगर आने वाले समय में कारगिल जैसी समस्याओं से बचना है, तो हमें तीनों सेनाओं में आपसी कोऑर्डिनेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा, और सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार भी किया। लेकिन दोस्तों, दिसंबर 2019 तक बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। 2004 में वाजपेयी सरकार चली गई। उसके बाद धीमे-धीमे वो बातें पुरानी हो गईं, सीडीएस के पद के बारे में बातें होनी भी बंद हो गईं। खैर, बड़ा ब्रेक थ्रू देश में तब आया जब दिसंबर 2019 में उस समय मोदी सरकार ने सीडीएस के पद का सृजन कर दिया, और उसके ऊपर हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की नियुक्ति भी कर दी गई। और उससे पहले एक लंबी चर्चा के बाद एक बात समझ में आ गई थी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का मतलब एक थिएटर कमांड होगा, और वो थिएटर कमांड ही देश की सेनाओं में आपसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगी। लेकिन हम तो सीडीएस का पद ही नहीं बना सके थे, तो थिएटर कमांड के बारे में तो सोचना भी बेकार था। खैर, पहला ब्रेक थ्रू आने के बाद में तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत ने थिएटर कमांड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिसंबर 2021 में जनरल साहब की आकस्मिक मृत्यु, और उससे पहले कोरोना के चलते काम डिस्टर्ब हो गया, और उस दिशा में जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था, उतनी तेज़ी से काम नहीं हो सका। खैर, समय बदला, और 2023 के मानसून सेशन में भारत सरकार ने आईएसओ कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट को संसद से पास करा लिया, और 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा भी उसको मंजूरी दे दी गई। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद भी उस नियम को नोटिफाई करना होता है, तभी वह नियम देश में लागू हो पाता है। और वह नियम 10 मई 2024 को सरकार के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया, और तीनों सेनाओं के ऊपर लागू भी कर दिया गया, और थिएटर कमांड की दिशा में एक यह बड़ा ब्रेक थ्रू के रूप में सामने आया, और उम्मीद की जा रही है थिएटर कमांड आने के बाद में यह उस थिएटर कमांड में कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। अभी तक इंडियन आर्मी
आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957 के द्वारा संचालित होती थी, उनकी जगह पर ISO एक्ट आया और यह एक्ट अब थिएटर कमांड के रूप में काम करने के लिए इन तीनों ही एक्ट की रिप्लेसमेंट के रूप में काम करेगा। दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई है कि चीज़ें जितनी आसान दिखाई दे रही हैं ना, एक्चुअल में चीज़ें उतनी आसान हैं नहीं। हमने सिर्फ अभी तक इस दिशा में 2 काम किए हैं। पहले सीडीएस के पद का निर्माण और दूसरा ISO एक्ट को नोटिफाई कर देना। इसके अलावा अभी तक भी हम पूरी तरह से चेक नहीं कर सके हैं, थिएटर कमांड के बारे में ढंग से नहीं काम कर सके हैं। अभी तक हम नहीं डिसाइड कर सके हैं कि हमें कितनी थिएटर कमांड चाहिए, उसके साइज़ क्या होगा, शेप क्या होगा, नंबर क्या होगा, उनकी ज़िम्मेदारियाँ कहाँ क्या होंगी, उनको हेड क्या कौन करेगा, कमांड स्ट्रक्चर क्या होगा। इस विषय में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना करने से तो कुछ करना बेटर है। हमने कम से कम उस दिशा में एक काम करना शुरू कर ही दिया है और ये तो हम जानते ही हैं, देश की लंबे समय से रिएक्टिव पॉलिसी रही है प्रोएक्टिव के बजाय। चाइना 2016 में ही अपनी सेना का पुनर्गठन कर चुका है और अपनी सेना को 5 थिएटर कमांड में बांट चुका है, जिसमें से वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत की सीमा को संभालती है और हमने उस दिशा में अभी तक 4 इंडियन आर्मी और 3 एयरफोर्स की सिंगल सर्विसेज कमांड को लगा रखा है, जिनमें अक्सर आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी महसूस की जाती है। अभी तक हम दो बड़े दुश्मनों या चाइना और पाकिस्तान यानी कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों फ्रंट पर अटके हुए 24/7 हमें अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन अभी भी हम दोनों ही दुश्मनों के लिए थिएटर कमांड की स्थापना नहीं कर सके हैं, क्योंकि हमने कभी ढंग से सोचा ही नहीं, काम भी नहीं किया उस दिशा में। खैर, अब काम करना शुरू किया है तो उम्मीद है जल्दी ही हमें भी थिएटर कमांड होंगी। और थिएटर कमांड है क्या, इसके विषय में आपको शायद आइडिया होगा, नहीं है तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो से। मैं आपको इस वीडियो में थिएटर कमांड को भी डिफाइन करूंगा। मैंने बताया ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका थिएटर कमांड के बारे में जितने भी डाउट होंगे, उसमें से ज़्यादातर डाउट क्लियर हो चुके होंगे। खैर दोस्तों, अगर हम थिएटर कमांड एस्टैब्लिश कर गए तो कितनी थिएटर कमांड देश में हो सकती हैं और उनकी जिम्मेदारियां का एरिया क्या क्या हो सकता है। इनमें दोस्तों मुख्य रूप से हमारी ईस्टर्न थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड, सेंट्रल थिएटर कमांड और मैरीटाइम सिक्योरिटी कमांड के भी 2 हिस्से हो सकते हैं, ईस्टर्न मैरीटाइम सिक्योरिटी और वेस्टर्न मैरीटाइम सिक्योरिटी। और नॉर्दर्न सिक्योरिटी कमांड खास तौर से चाइना बॉर्डर को संभालेगी, वेस्टर्न थिएटर कमांड खासतौर से पाकिस्तान बॉर्डर को संभालेगी, ईस्टर्न में चाइना के भी कुछ हिस्सा और बांग्लादेश भूटान का हिस्सा होगा। इसके अलावा सेंट्रल वाला कमांड जम्मू कश्मीर के इलाके और पाकिस्तान के JNK से मिलते हुए इलाके और पंजाब के लिए और तिब्बत के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी साउथ इंडिया वाले पोर्शन में ईस्टर्न मैरीटाइम सिक्योरिटी और वेस्टर्न मैरीटाइम सिक्योरिटी 2 अलग अलग कमांड हो सकती है, जिन्हें नेवी हेड कर सकती है और वो उस दिशा में होने वाले तमाम डेवलपमेंट को संभाल सकती है। लेकिन ये है एक प्रपोजल का लेवल है, ऐसा होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन संभालना तो हमें पूरा देश ही पड़ेगा ना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं थिएटर कमांड के बारे में। एक्चुअल में थिएटर कमांड के बारे में हम इतना सब कुछ बताया है मैंने अभी तक, लेकिन थिएटर कमांड है क्या? खैर दोस्तों, इसको सीधी-सीधी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में इंडियन आर्मी का मतलब होता है थल सेना, वायुसेना और नौसेना, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंडियन आर्मी का मतलब सिर्फ और सिर्फ भारतीय थल सेना होती है, ना कि वायुसेना और नौसेना। अगर कल लड़ाई छिड़ जाए, तो भारतीय थल सेना के अधिकारी, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, चाहे वो थल सेना अध्यक्ष हो, भारतीय नौसेना को आदेश देने की हालत में नहीं होता है, ना ही भारतीय एयरफोर्स को आदेश देने की हालत में होता है। यानी कि अपने आप में आर्मी सिर्फ थल सेना है और थिएटर कमांड का मतलब होगा एक कंप्लीट आर्मी, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक साथ होंगी, एक कमांडर के अंडर में काम करेंगी। अगर दुश्मन पे अटैक करना है, दुश्मन का डिफेंस से डिफेंस करना है, तो ऐसी परिस्थिति में उस कमांडर को किसी और से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने आप में कंप्लीट कमांडर होगा। वह एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और भारत सरकार जिसे अधिसूचित करे, उसको सीधा आदेश देने की हालत में होगा। यही थिएटर कमांड है। और इससे पहले कारगिल में इंडियन आर्मी लड़ रही थी और एयरफोर्स कई दिन बाद लड़ाई में आई थी, क्योंकि आर्मी का कोई भी अधिकारी एयरफोर्स को ऑर्डर देने की हालत में नहीं था
और 1962 में तो हम लड़ाई ही हार गए, क्योंकि एयरफोर्स को कभी भी लड़ाई में आने ही नहीं दिया गया। भारत सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी और एयरफोर्स लड़ाई में नहीं आई और हम लड़ाई हार गए। अगर उस समय भी थिएटर कमांड हमारे पास होती तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी या उस पर्टिकुलर एरिया का थिएटर कमांड का अधिकारी एयरफोर्स को आदेश दे सकता था, लड़ाई में एयरफोर्स आ सकती थी और एयरफोर्स के आने के बाद जो रिपोर्ट्स बताती हैं लड़ाई का सीन बदल जाता। और 1962 की अपमानजनक हार में जिसका जो सदमा देश को लगा था, जिस हार की टीस हम आज भी महसूस करते हैं, उस टीस को हम कभी महसूस ना करते। लड़ाई का रिजल्ट बदल जाता और हम एक विजेता के रूप में उभरते। यह थिएटर कमांड की ही कमी थी कि वो कमांड ना हमारे पास 62 में थी, ना हमारे पास 99 में थी। और सच बोलें, आज भी हम उस दिशा में सिर्फ काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे एक्चुअल में हमारे पास थिएटर कमांड तो है ही नहीं। दोस्तों, थिएटर कमांड की दिशा में जिस तरह से देश काम कर रहा है, भारतीय सरकार और भारतीय सेना काम कर रही है, यदि हम उस दिशा में कामयाब हो जाते हैं, थिएटर कमांड एस्टेब्लिश हो जाती है, तो यह आज़ादी के बाद सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव होगा, जो न केवल सेना की वॉर कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, बल्कि यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा? जितने हथियार तब चाहिए सैनिकों को, उतने ही थिएटर कमांड बनने के बाद चाहिए। कैसे होगा? इसका कारण यह है, जैसे अगर दो परिवार मिलकर के एक परिवार बन जाते हैं, तो वो दो ट्रैक्टरों के बजाय एक ट्रैक्टर से भी काम चला लेते हैं। दो मोटरसाइकिल के बजाय एक मोटरसाइकिल से भी काम चल जाता है। मतलब कि जॉइंट होने के बाद में आपके पास कम रिसोर्सेज ज़्यादा काम कर लेते हैं। आज जैसे एयरफोर्स को अलग से हेलीकॉप्टर चाहिए, आर्मी को अलग से हेलीकॉप्टर चाहिए, और अगर थिएटर कमांड होगी, यानी कि दोनों तीनों फोर्सेज मिलकर एक साथ काम करेंगी, तो उनको जॉइंटली कितना चाहिए? नेचुरल सी बात है, जॉइंटली तो हमेशा कम की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए भारतीय सेना पैसा भी बचा पाएगी और उस पैसे को नई टेक्नोलॉजी में लगा पाएगी। उसके चलते सेना के पास नए मॉडर्न हथियार होंगे, लड़ने के नए नए तरीके होंगे और ज़्यादा फाइटिंग मशीन होगी, जिसके चलते सेना की फाइटिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। अग्निवीर सिस्टम लाकर हम पहले ही दिशा में एक छोटा सा प्रयास कर चुके हैं, लेकिन थिएटर कमांड अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास होगा सेना की फाइटिंग कैपेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। अब उम्मीद ये है कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा के होने वाले कामों को कंप्लीट करें और थिएटर कमांड का एस्टेब्लिशमेंट देश में शुरू करें। अगर सारे थिएटर कमांड देश में एक साथ एस्टेब्लिश ना भी हो सकें, तो भी 1 बाय 1 खास तौर से चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के थिएटर कमांड्स को, जिसमें कि उम्मीद है चाइना बॉर्डर के लिए थिएटर कमांड का ऑफिस लखनऊ में होगा, पाकिस्तान बॉर्डर के लिए जयपुर में होगा, और उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कर्नाटक के करकाव इलाके में इसका हेडक्वार्टर होगा, को जल्दी से जल्दी एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि देश एक नए सैन्य स्ट्रक्चर के रूप में काम कर सके और हमारी सिक्योरिटी संबंधी जो चिंताएं हैं उनमें एक तरह से विराम लग सके। लेकिन दोस्तों, इस समय भी देश काम कर रहा है। इस समय देश की सेनाएं कैसे काम कर रही हैं? इस समय देश किस कमांड में काम कर रहा है? दोस्तों, इस समय देश थिएटर कमांड के बजाय सिंगल सर्विस कमांड में काम कर रहा है, जिसमें 7 कमांड आर्मी के पास हैं, 7 कमांड एयरफोर्स के पास हैं, 3 कमांड नेवी के पास हैं। इस तरह टोटल देश में 17 कमांड्स हैं और इन कमांडों में अलग अलग प्लानिंग के लेवल पर, लॉजिस्टिक के लेवल पर, ऑपरेशन लेवल पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी कई बार महसूस की जाती है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ती हैं और वो रिजल्ट नहीं आता जो एक सैन्य रूप से आना चाहिए। इसलिए ज़रूरत है इन 17 कमांडो को इकट्ठा किया जाए और देश की ज़रूरतों के हिसाब से इनको छोटा किया जाए, थिएटर कमांड्स में कन्वर्ट किया जाए, ताकि तीनों सेनाएं ज़्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें। अभी तक तीनों सेनाएं कई बार ईगो क्लैश की कंडीशंस भी पैदा होती है, लेकिन थिएटर कमांड आने के बाद में जब सिंगल कमांडर होगा, तो वो सब समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएंगी या मिनिमाइज तो हो ही जाएंगी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि हम बढ़ तो सही दिशा में रहे हैं, रफ्तार पे डाउट है, रफ्तार अच्छी है या कमज़ोर है। वैसे देश में ऑलरेडी 2 यूनिफाइड सर्विसेज कमांड काम कर रही है, जिसमें एक अंडमान निकोबार के लिए है और दूसरी स्ट्रेटेजिक फोर्स है, वो है परमाणु हथियारों के लिए। इनको बाद में मर्ज किया जा सकता है थिएटर कमांड्स के साथ में,
लेकिन थिएटर कमांड का आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में लड़ाई अगर हमें लड़नी है तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जॉइंट कोऑर्डिनेशन में लड़नी होगी, एक कमांडर के नीचे लड़नी होगी। अगर इन तीनों को अलग अलग कमांडर्स आदेश देंगे तो लड़ाई जीतने की गुंजाइश घट जाती है। सिंगल आदेश पर लड़ाई जीतने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि आदेश उस समय पूरी तरह से क्लियर होते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए थिएटर कमांड देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइना पहले ही कर चुका है और अब पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना नहीं है। चाइना को संभालना है तो हमें थिएटर कमांड को जल्दी से जल्दी एस्टैब्लिश करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास में। दोस्तों, थिएटर कमांड आने के बाद में सीडीएस का ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और जो थिएटर कमांडर को लीड करेगा, जो नॉर्मल लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर हो सकता है, वो एक्चुअल में ऑपरेशनल कमांडर होगा। और जो वर्तमान में एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ हैं, वो एडम कमांडर में बदल जाएंगे, यानी कि वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देंगे, हथियारों की सप्लाई करेंगे, बाकी सब काम करेंगे। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लड़ाई वो थिएटर कमांड का ऑफिसर लड़ेगा, जो थिएटर कमांड को लीड करेगा। वर्तमान में वो सारे काम करते हैं आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ। उसके बाद में लड़ाई का सीन बदलेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होगा, सीडीएस को सीधी रिपोर्टिंग हो सकती है थिएटर कमांड के ऑफिसर्स के द्वारा। खैर दोस्तों, थिएटर कमांड के बारे में बताने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।